सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अभी आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी आरबीआई ने जो डेटा रिलीज किया है ना, उसमें बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में तमिलनाडु ने 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसके साथ ये देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है। फर्स्ट पे तमिलनाडु, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। अब बात की है तो कैपिटल क्या? चेन्नई है। मुख्यमंत्री है एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और आपको तमिलनाडु में एक मंदिर मिलेगा जो काफी एग्जाम में आता है। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। ये पूछा जाता है एग्जाम में। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुरई नाम से। इसके अलावा अभी CMFRI यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी और उसने बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा था कौन? तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बवुर वुड नक्काशी को भी जीआई टैग मिला था। वैसे यहाँ के डिंडीगुल ताले और कंडांगी साड़ियों को भी जीआई टैग मिल चुका है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अभी गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल करंट्स के नाम से। एक्चुअली में अप्रैल 2019 में गूगल प्लस का कम यूज होने के कारण और सिक्योरिटी बग के कारण इसे बंद करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब इसे दोबारा गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया गया है। तो गूगल करंट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की जानकारी यूजर को हासिल करने में सक्षम बनाता है। फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राज किरण राय। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके जो अभी तक MD CEO थे राज किरण राय, एक्चुअली इनका कार्यकाल अभी 30 जून को ही खत्म हो गया था, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कुछ याद आता होगा, इसमें 2 बैंकों का विलय हुआ था। कौन कौन से बैंक? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। और इस मर्जर के बाद ये 5वां सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। अच्छा, बैंकों के मर्जर से आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। आपको पता है 10 बैंकों का मर्जर होकर के 4 बैंक बन गए। अब किसका किसमें मर्जर हुआ, विलय हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ, विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, और इस तरह से ये दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बना था। सबसे पहला तो SBI है ही सही। उसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था कैनरा बैंक में, इंडियन बैंक का विलय हुआ था इलाहाबाद बैंक में, और अभी हमने देखा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपको याद भी होगा, अभी इसने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 30% की हिस्सेदारी को खरीदा था। बाकी सुखबीर सिंह संधू की बात करेंगे, अभी NHAI के अध्यक्ष हैं और 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ गया है। के वेणुगोपाल ये अटॉर्नी जनरल हैं और अभी इनका भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है। और तुषार मेहता ये सॉलिसिटर जनरल है और इनका भी 3 साल का कार्यकाल बढ़ा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। फिर है अभी किससे 2020 का यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही ये घोषणा की है कि लाउजेन में जो उसका नया हेडक्वार्टर बना है उसे यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। इस बिल्डिंग का उद्घाटन पिछले साल 23 जून को ही हुआ था। और इसे ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इस बिल्डिंग में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है, यानी कि अक्षय ऊर्जा का। और इस बिल्डिंग को बनाने में 95% वेस्ट को रिसाइकल करके काम में लिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, हमने कहा इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं हम? 23 जून को मनाते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जून महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे विद थीम, मैंने उसका ऑडियो बना दिया है। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ और ओलंपिक्स की हम चर्चा कर लें तो आपको पता है 2020 का जो ओलंपिक होने वाला था समर ओलंपिक, उसको कोविड-19 के कारण आगे स्थगित कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं, अभी 2021 में होगा। उसके बाद 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो आपके बीजिंग चाइना में होंगे। 2024 में जो फिर से समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो इटली में होंगे।
फिर अभी किस आईआईटी ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। तो अभी आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के साथ समझौता किया है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको कुछ याद आया होगा, पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आईआईटी हैदराबाद देश का पहला इंस्टीट्यूट बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अभी तेलंगाना सरकार ने 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भी घोषित किया था। एनवीडिया की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। एनवीडिया आपने नाम जरूर सुना होगा, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह आप यूज करते होंगे तो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह आते हैं इसके। बाकी आईआईटी रुड़की की बात करेंगे। अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने कीटाणु शोधन बॉक्स यानी कि डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसका नाम है यूनिसेवियर, उसको डेवलप किया था। प्राणवायु नाम से लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। बाकी आईआईटी बॉम्बे अभी ध्रुव नाम से एक चिप बनाया था। उसके अलावा क्वारंटाइन एप्लीकेशन को इसने बनाया था और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक डेवलप किया था। और आईआईटी मद्रास, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया था। उसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और हमारे जो एचआरडी मंत्रालय है, उन्होंने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पे रहा था आईआईटी मद्रास, ओवरऑल कैटेगरी में, याद रखना। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। फिर है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टायर 4 डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा एनएम डेटा सेंटर, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया था। तो ये जो योटा एनएम डेटा सेंटर बिल्डिंग है, ये भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर से आप समझ पा रहे हो ना, जहाँ पे डेटा वगैरह स्टोर किया जाता है। और ये जो डेटा सेंटर है ये मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट बिजनेसमैन के द्वारा यूज़ किया जाएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा था ये टायर 4 डेटा सेंटर है। देखो टायर 4 का मतलब क्या हो गया? देखो मुख्य रूप से जो डेटा सेंटर है वो 4 तरह के होते हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 में कैटेगराइज किया गया है। जहाँ पे कम डेटा स्टोर करना होता है वो टायर 1 के अंदर आते हैं। और जैसे जैसे डेटा स्टोर बढ़ता जाता है उसके टायर बढ़ते जाते हैं, टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो इतना याद रखो। फिर है महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा ए.के. श्री कुमार ने। एक्चुअली इस बुक को 2 जनों ने लिखा है, जैसा कि आप कवर पे देख पा रहे हो, ए.के. श्री कुमार और इनकी वाइफ रूपा श्री कुमार ने। तो 1962 में भारत और चाइना के बीच जो लड़ाई हुई थी उसकी कहानी को बताती है ये बुक। बुक का नाम है महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड। बाकी आरसी भार्गव की बात करेंगे तो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और सीएवी पट्टाभी राम ने बुक लिखी थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। आपको याद होगा इस बुक को हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया था। फिर है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई? तो आंसर होगा ईरान में। तो अभी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो उसने अभी एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि 2018 में ईरान में सबसे ज्यादा अफीम जब्त की गई है। कितनी? 644 टन। सबसे ज्यादा ईरान में, फिर अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में और चौथे नंबर पे भारत। भारत में 4 टन अफीम जब्त की गई। और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया में।
फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा नवतेज बल को। ये मनीष प्रकाश का स्थान लेंगे। नवतेज बल नाम याद रखना। बाकी इंजेती श्रीनिवास अभी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बने थे। और श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। और वी सूर्य नारायण चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। इसके वर्तमान में सीईओ भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला उनका नाम है। फिर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2021 तक के लिए। तो अभी कोविड-19 के कारण ही एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि अभी सितंबर में होने वाला था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया। अब यह अगले साल यानी कि 2021 में जून महीने में होगा। और कहाँ पे होगा? तो श्रीलंका में होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2021 में होंगे, कहाँ पे होंगे? तो न्यूजीलैंड में होंगे। और मेंस वर्ल्ड कप 2023 में होंगे भारत में। फिर अभी किस यूनियन टेरिटरी ने मोदी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा लद्दाख ने। तो लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए वहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर, उन्होंने ही ये मोदी योजना शुरू की है। यहाँ पे मोदी का मतलब होता है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इस मोदी योजना का लक्ष्य है 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाना। साथ ही लद्दाख में एक ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है ताकि खून जमा देने वाली सर्दी में भी सब्जियां उगाई जा सके। और लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना आर.के. माथुर है, राधा कृष्ण माथुर। फिर है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है ये, 11 जुलाई को मनाते हैं इसको। और इस बार की थीम क्या रही? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। फिर अभी किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, एक्चुअली कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं ये, उसके रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को। तो मणिपुर से हैं ये ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम और इन्हीं को हॉकी इंडिया का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। नवतेज बल, ये नाम अभी हमने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। इंजेती श्रीनिवास, मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बने। और श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने। फिर किस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश का है ये नादौन पुलिस थाना, जिसे अभी देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर जिले में है। तो अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया है। अच्छा, शायद आपको याद होगा कि 2018 में राजस्थान का कालू पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा था। 2019 में अंडमान निकोबार का अबरडीन पुलिस थाना बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा था। और अब 2020 में हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा है। फिर अभी किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। तो राजस्थान की सरकार ने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान में क्या होगा? 8 जुलाई से 14 जुलाई तक मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, फिर उन्हें फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना है, प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया राजस्थान में। फिर किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू हुई है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली स्टेट लेवल ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन खुद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन, उन्होंने ही किया है। तो ये भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो इसमें जो पक्षकार हो गए, जो वकील वगैरह हो गए, उनको न्यायालय में आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम होगा। फिर सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री का पद का चुनाव किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा ली सीन लूंग ने। एक्चुअली 2004 से ली सीन लूंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अभी यहाँ पे फिर से चुनाव हुए थे और फिर से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखो। बाकी एमादू गोन कुलीबली अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनका निधन हो गया। जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने
और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। अच्छा, सिंगापुर की अगर बात करेंगे तो सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा एपेक का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। करेंसी सिंगापुर डॉलर है और प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। और सिंगापुर से एक और पॉइंट याद रखना कि 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से ही आया था। फिर है इंस्टाग्राम भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक फीचर लॉन्च कर रहा है, तो आंसर होगा रील्स के नाम से। आपको पता है भारत ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पे बैन लगा दिया जिसमें से एक टिकटॉक भी था। तो अभी उसी मौके का फायदा उठाते हुए इंस्टाग्राम ने भारत में रील्स नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप 15 सेकंड के वीडियो बना सकते हो और इसको नाम क्या दिया है, इंस्टाग्राम रील्स नाम दिया है इस फीचर को। तो 15 सेकंड के छोटे छोटे वीडियो बनाओ, उसमें म्यूजिक वगैरह ऑडियो क्लिप वगैरह ऐड करो और उसे अपनी स्टोरीज में शेयर कर सकोगे आप। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था फेसबुक का भी एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसका नाम है लासो, लेकिन फेसबुक ने उसे बंद करने की घोषणा कर दी थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, यहीं पे हमने पढ़ा था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका, एलिमेंट्स उसका नाम था, तो वो भी याद रखना। फिर हाल ही में अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बन गई हैं, तो आंसर होगा मैडलिन स्वीगल। तो अभी अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर के इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम ध्यान रखना, मैडलिन स्वीगल। बाकी सराय खुमेलो की बात करेंगे, पिछले साल आपको याद होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत अफ्रीकी महिला बनी थी। इंग्लिश मीडियम वाले अश्वेत मतलब तो समझते हो ना आप लोग, अश्वेत मतलब जिनकी गोरी चमड़ी नहीं है, यानी कि ब्लैक आप कह सकते हो, ब्लैक पर्सन, जो अंग्रेज नहीं है, सीधा सा कह दो। कैथी सुलेवान की बात करेंगे तो पृथ्वी के अभी सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी ये। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन, अभी नासा ने अपने जो वॉशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय है उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखने की घोषणा की है। ये नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। फिर है अभी दलाई लामा की आत्मकथा बायोग्राफी किसने लिखी है, तो आंसर होगा तेंजिन गेये टेथोंग ने। तो अभी दलाई लामा के जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इसे इसी साल रिलीज किया जाएगा और इसे किसने लिखा है, तो दलाई लामा के सबसे करीबी इन्हें माना जाता है, इनका नाम है तेंजिन गेये टेथोंग। दलाई लामा के बारे में आपको बता दूं, ये वैसे वर्तमान में अभी हिमाचल प्रदेश की एक धर्मशाला में रहते हैं। ये 23 साल की उम्र में तिब्बत से भाग करके भारत में आ गए थे। इन्हें 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, तो ये नाम याद रखना। बाकी करणपुरी आप जानते ही हो, #मीटू नाम की बुक लिखी थी। दिनयर पटेल दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और फांग फांग ये चाइनीज लेखक हैं, इन्होंने बुक लिखी थी वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी। फिर है किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पेड़ से 101 छलांग लगा करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया, तो आंसर होगा सोहम मुखर्जी। ये जो सोहम मुखर्जी हैं ये भारतीय मूल के हैं और ये दुबई में रहते हैं और अभी इन्होंने 30 सेकंड में एक पेड़ से 101 बार उछल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी भारत ने 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी सचिन अवस्थी की बात करेंगे, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। रतनलाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 सम्मान जीता इन्होंने और फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार जीता था इन्होंने। फिर भारत किस देश में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी यूके सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के 2019-20 के जारी डेटा के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और यूएसए ने 462 परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसके साथ यूएसए ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में टॉप पर है। अच्छा, ये तो ब्रिटेन की बात हो गई। अगर उल्टा प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया था, तो मैं आपको बता चुका हूं, सिंगापुर से आया था। अच्छा चलो, एफडीआई से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 में, मैंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया था और टोटल कितना एफडीआई आया था, तो 51 अरब डॉलर आया था, जिसके साथ भारत 90वें स्थान पर रहा था। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि विदेश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $500 बिलियन के पार पहुंच गया है।
अभी प्रेजेंट टाइम पे जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 516 के आसपास पहुंच गया है। तो आप तो सिंपल सा याद रखो, ये तो चेंज होता रहेगा। 500 बिलियन डॉलर के बाद 500 बिलियन डॉलर के पार पहली बार पहुंचा है और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर है। फिर एक किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर होगा केजंग डी थोंगडॉक ने। तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं ये केजंग डी थोंगडॉक और अभी इन्हीं को इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ये हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने के काम पर बनाई गई है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड इन्होंने जीता था। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। और जावेद अख्तर की बात करेंगे तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। फिर विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। और वैसे 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का जन्मदिन भी होता है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको मलाला यूसुफजई से बताऊं तो इनके बारे में आप कुछ पॉइंट्स तो जानते ही होंगे, बाकी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आई एम मलाला और पाकिस्तान की सरकार ने 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। आपको पता है 2012 में ही तालिबान ने इन पर गोलियां चला दी थी और 2014 में ये 17 साल की उम्र में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और अभी तक नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति यही है। उसके अलावा 2019 में यूनाइटेड नेशन ने मलाला को दशक में सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में घोषित किया था। साथ ही इन्हें कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया, जिसके साथ ही वो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बनी थी। और एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। अच्छा, इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, पिछले साल ही लिखी थी इन्होंने ये बुक, जिसमें दुनिया भर में जो वो घूमी है और जो शरणार्थी शिविरों में वो गई है उसके बारे में बताया गया है। फिर अभी किसे प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा NTPC को। तो अभी NTPC को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी यानी कि उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया है। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके CMD है गुरदीप सिंह। याद रखना NTPC एक महारत्न कंपनी है। देखो, मुख्य रूप से कंपनी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी। और कितनी है ये आप अभी याद रख लो आपकी नॉलेज के लिए। मिनी रत्न कंपनी 74 है, नवरत्न कंपनी है 14 और महारत्न 10 हो गई है। चलो, एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ। अभी कुछ समय पहले ही 2-4 महीने पहले की बात होगी ये, 2 नवरत्न कंपनियों को महारत्न कंपनी में शिफ्ट किया गया था, मतलब महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। वो 2 कंपनियों के नाम आप बताओ अगर आपको याद है तो। देखते हैं किस किस को याद है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना कि किस किस को याद है। फिर एक किस संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। ये मॉड्यूल एक ऑनलाइन कोर्स है और ये पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीख सकते हैं और अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं अच्छी और यूजफुल एप्लीकेशन बना करके। नीति आयोग की बात करेंगे, नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। इसके CEO का नाम है अमिताभ कांत। फिर है 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा बेन स्टॉक। तो इंग्लैंड के वर्तमान कैप्टन है ये बेन स्टॉक और अभी ये टेस्ट मैचों में 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बन गए हैं। अच्छा, ये दूसरे हैं तो पहले नंबर पे कौन है? वेस्ट इंडीज के गेरी सोबर्स, ये पहले स्थान पर है। गेरी सोबर्स ने 63 टेस्ट मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी और बेन स्टॉक ने 64 टेस्ट के बाद। अच्छा, बेन स्टॉक से कुछ याद आया? आपको याद आना चाहिए, ICC ने 2019 के लिए साल का बेस्ट क्रिकेटर घोषित किया था इनको और जो इनको ट्रॉफी दी थी उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं उस ट्रॉफी को? सर गेरी सोबर्स ट्रॉफी।
और मुथैया मुरलीधरन, ये भी तो नाम अभी न्यूज में था। अभी विजडन ने श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया था। दूसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा थे। फिर रोको टोको अभियान, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा। अब क्या है इस अभियान में? तो ये अभियान उन लोगों के लिए है जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसमें क्या होगा, सार्वजनिक स्थानों पर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा उन्हें मास्क दिए जाएंगे और उस मास्क के बदले 20 रुपए वसूले जाएंगे। अच्छा, मास्क से रिलेटेड मध्य प्रदेश में एक योजना भी शुरू हुई थी जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। उसमें राज्य की महिलाओं को बोला गया था कि आप घर पर मास्क बनाइए, सरकार उन मास्क को 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। जीवन शक्ति योजना उसका नाम था। फिर किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो आंसर होगा 2030। ग्रीन रेलवे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो सारी ट्रेन होंगी वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, कोई भी डीजल से ट्रेन नहीं चलेंगी। अब भारतीय रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक तो आपको याद रखना है, अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी जो मालगाड़ी चलाई थी जिसका नाम था शेषनाग। लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली थी? नागपुर से कोरबा तक चली थी। उसके अलावा डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन पहली बार भारत ने चलाई है, पालमपुर और बोटाड़ के बीच में, गुजरात में है ये। और भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये आपको पता है, ये भुवनेश्वर में खोला है। और ये किस तकनीक पे काम करेगा? तो पॉलीक्रैक टेक्निक पे। बाकी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन में, जो कि कर्नाटक में है। इसकी लंबाई है 1400 मीटर। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं ही सही। फिर पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा आंद्रेज डूडा। वैसे अभी तक ये पोलैंड के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए और फिर से ये राष्ट्रपति बन गए हैं। बाकी ली सीन लूंग हमने पढ़ा था, सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री बने। जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने और माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी है पॉलिश जिलोटी। प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, आंद्रेज डूडा। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एडापड्डी के पलानी स्वामी। अभी रोटरी फाउंडेशन जिसका हेडक्वार्टर शिकागो में है, उन्होंने ही पॉल हैरी फेलो सम्मान से इनको सम्मानित किया है। और ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो लोगों के लिए पेयजल, सैनिटेशन, एनवायरमेंट और वर्ल्ड पीस के लिए काम करते हैं। अच्छा, अभी तमिलनाडु और किस कारण से न्यूज में था? अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पे है। फिर अभी किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की नई बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। और इस बुक में इन्होंने खुद की कहानी लिखी है जब वो 16 साल के थे और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे वो एक सक्सेसफुल ऑथर बन गए हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों को पता होगा जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी बुक्स आपकी करंट अफेयर्स में रही है, मैंने सारी बुक्स आपको 3 पार्ट में कवर करा दी है। उसके ऑडियो बना दिए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं सुने हैं तो सुन सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर आपने वो ऑडियो सुने होंगे तो आपने रस्किन बॉन्ड का नाम जरूर सुना होगा। अभी कुछ समय पहले इन्होंने एक और बुक लिखी थी, क्या नाम था उस बुक का? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो वो भी आप याद रखना। बाकी तेंजिन गेये टेथोंग की बात करेंगे, दलाई लामा की आत्मकथा लिखी थी इन्होंने। और उस बुक का नाम क्या था, उस बायोग्राफी का नाम क्या था? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। वी कृष्ण स्वामी की बात करेंगे, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नाम की बुक को लिखा इन्होंने। और मोहम्मद अब्दुल मन्नान की बात करेंगे, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखी थी। तो गाइज ये लीजिए, इस वीडियो के साथ जुलाई मंथ का दूसरा वाला हफ्ता हमारा कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज वीडियो छोड़ने से पहले एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए आपने इस वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? लाइक करना मत भूला करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। और जाओ जाकर के इसकी क्विज लगा लो और देखो कि आपको कितने क्वेश्चन याद रहे हैं। आपको याद रहना इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में काम आएगा। कितने चीजें आपको याद हैं और आपको चीजें याद रहे लंबे समय तक, इसी के लिए आपकी क्विज बनाई जाती है अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तभी चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी आपको। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।